हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 जून 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ है कि 1961 के बाद पहली बार दिल्ली और मुंबई में एक साथ मानसून पहुंचेगा। इससे पहले यानी कि अब जो 2023 में ये पहुंच रहा है, उससे पहले 21 जून 1961 में ऐसा हुआ था, जब मुंबई में और दिल्ली में एक साथ मानसून पहुंचा था। अब पिछले अगर हम 24 घंटे में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ये मानसून, और जो एनसीआर सहित पूरे देश में ये मानसून पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। 1961 में मुंबई में 2 हफ्ते की देरी और दिल्ली में 2 दिन पहले मानसून पहुंचा था, और वही अब ये हो रहा है जो होने वाला है 27 जून 2023 में। भारतीय मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान है उसमें अगले 2 से 3 दिनों में जो मानसून है वो पूरे भारत में सक्रिय हो जाएगा, और जो खरीफ की फसल करते हैं किसान उनके लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा। पूर्वी दिल्ली में 28 से 29 जून तक मानसून के आने का अनुमान था, और मानसून में तेज़ी से धान रोपाई में भी तेज़ी आएगी। IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग के जो महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्रा, उन्होंने ये सारी जानकारी दी है। और उन्होंने ये बोला है कि अगर मानसून देखिए जो कमज़ोर रहता है तो उसका नुकसान क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्रों से ट्रैक्टर व अन्य उत्पादों की मांग घट जाती है, सरकार को आयात पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, जो कृषि है कृषि कर्ज माफ़ी जैसे कदम भी सरकार को उठाने पड़ते हैं, और सूखा की स्थिति में सब्सिडी भी प्रायः बढ़ानी पड़ती है। ये इसके नुकसान होते हैं। और अगर हम लाभ की बात करें तो कृषि उत्पादकता बढ़ती है, जिससे स्टॉक मजबूत होता है। ग्रामीण आय बढ़ने से उपभोक्ता उत्पादों की मांग बढ़ती है, और बाजार में मांग निकलने से आर्थिकी को गति भी मिलती है। कृषि उत्पादों की कीमतें और महंगाई नियंत्रण में रहती हैं। तो ये फ़ायदा और नुकसान दोनों चीज़ें दी गई हैं। और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि आपके एरिया में, आप जिस राज्य में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ बारिश शुरू हुई है या नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत और मिस्र द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदल लेंगे। इस न्यूज़ को शुरू करने से पहले जो हमने पहली न्यूज़ डिस्कस करी है उसमें थोड़ा सा आप पॉइंट देख लीजिए। जैसे यहाँ पर आया है पॉइंट भारतीय मौसम विभाग का, तो इसके महानिदेशक तो आपको पता चल गए, मृत्युंजय महापात्रा हैं। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, 1875 में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि 1864 में एक चक्रवात आया था, जिसके कारण कलकत्ता में बहुत बड़ी क्षति हुई थी, बहुत लोग मारे गए थे। उसके बाद 1866 में और 1871 में जो अकाल पड़ा था, उसके बाद इस तरीके की तंत्र की आवश्यकता महसूस की गई जिससे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सके, और 1875 में फिर इसकी स्थापना हो पाई थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि भारत और मिस्र द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलेंगे। अब देखिए, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका की यात्रा के बाद मिस्र की अपनी द्विपक्षीय संबंधों को आयाम देने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी के बीच व्यापार वार्ता के बाद रविवार को रणनीतिक साझेदारी जो दस्तावेज है उस पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की गई है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने पत्रकारों को बताया कि रणनीतिक साझेदारी पर 3 समझौतों के अलावा दोनों देशों ने 3 और सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अब इसमें जो इसके तहत कृषि एवं संबंध क्षेत्र पर है, स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा तथा प्रतिस्पर्धा कानून पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्वात्रा ने कहा कि जो विदेश सचिव है हमारे, कि राष्ट्रपति फतेह अल सीसी की इस साल की शुरुआत में हुई भारत की यात्रा दोनों नेताओं के व्यापक मुद्दों पर वार्ता के लिए सहयोग साबित हुआ। आपको पता होगा कि 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस के हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रपति फतेह अल सीसी ही थे। इसमें हस्ताक्षर किए गए सहमति पत्रों पर समझौते से स्पष्ट है कि वार्ता का जो दायरा है वो और व्यापक हुआ है। दोनों नेताओं ने राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग, रक्षा सहयोग, व्यापार एवं निवेश संबंध, वैज्ञानिक और एकेडमिक सहयोग बढ़ाने पर भी
चर्चा की है तथा दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से जोर दिया गया है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नील वो भी दिया गया है, वो हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करेंगे। मैप के माध्यम से हम मिस्र के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड मैप है ये और अफ्रीकी कंट्री है इजिप्ट यानी कि मिस्र, और यहाँ की जो राजधानी वो है कायरो और करेंसी है यहाँ की पाउंड, ये आप ध्यान रखिएगा। लीबिया इसका पड़ोसी है, सूडान पड़ोसी है, बहरीन पड़ोसी है, तो इज़राइल पड़ोसी है। ये सब आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड मैप के माध्यम से, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पीओके में भूमिगत बंकर और सुरंगें बना रहा है चीन। देखिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जिसे हम सेपा बोलते हैं, CPEC जिसका फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो है वो चीन नियंत्रण रेखा पर यानी कि LOC पर भारत और पाकिस्तान की जो LOC है पर रक्षा बुनियादी ढांचे बनाने में पाकिस्तानी सेना की मदद कर रहा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला जो गुलाम कश्मीर है यानी कि जिसे हम POK बोलते हैं, वहाँ पर भूमिगत बंकर बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना को मानव रहित विमान यानी कि ड्रोन, मानव रहित लड़ाकू विमान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर चीन की मदद से भूमिगत केबल बिछाने का भी कार्य कर रहा है, और इसमें एक पाकिस्तानी टेलीकॉम कंपनी थी जिसका अधिग्रहण चीन की टेलीकॉम कंपनी द्वारा किया गया था। तो उसकी आड़ में जितना भी बॉर्डर एरिया है, LOC का एरिया है, वहाँ पर जो संचार व्यवस्था है उसको मजबूत किया जा रहा है। हाल ही में SH-15 होवित्जर जो तोप हैं उनको LOC के पास कई स्थानों पर भी देखा गया था। पाक ने 236 SH-15 की आपूर्ति के लिए चीनी कंपनी नॉर्थ इंडस्ट्री ग्रुप कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए थे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है भारत के लिए, इसको हम मैप के माध्यम से समझते हैं। जो ये CPEC बन रहा है, CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो बन रहा है ग्वादर बंदरगाह कराची के पास है, ग्वादर बंदरगाह। और ये आपका डेरा इस्लाम खां लाहौर होते हुए इस्लामाबाद होते हुए उसके बाद ये चाइना के कासगढ़ तक जा रहा है। ये जितना आपको रेड एरिया दिखाई दे रहा है, तो अब ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया ये जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, और ये जो लाइन है वो यहीं से होकर जा रही है जिसका भारत हमेशा से विरोध करता रहा है। और अब अगर हम बात करें CPEC की, तो ये एक बहुत बड़ी वाणिज्यिक परियोजना है जिसका शुभारंभ 20 अप्रैल 2015 को, यानी इसकी शुरुआत जो है 20 अप्रैल 2015 को हुई थी $46 बिलियन, $46 बिलियन के माध्यम से। एक बहुत बड़ी वाणिज्यिक परियोजना है ये, जिसका उद्देश्य दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान से चीन के उत्तर पश्चिमी स्वायत्त क्षेत्र सिंजियांग तक ग्वादर बंदरगाह रेलवे और हाईवे के माध्यम से तेल और गैस की कम समय में वितरण करना है। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया गणराज्यों और क्षेत्रों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो ये एरिया है, इसकी वजह से भारत इसका विरोध करता रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट है जहाँ कहा गया है कि आपातकाल कभी ना भुलाया जाने वाला दौर है। आपातकाल में किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा गया था, ये यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंगित किया गया है। और उस दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन, जनता पर की गई ज्यादतियों को याद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस पर ट्वीट किया है। आपको पता होगा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, जिसमें जितने भी नागरिक अधिकार होते हैं उसको निलंबित कर दिया जाता है। और आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि अब तक भारत में 3 बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, और ये संविधान के भाग 8 में इसका उल्लेख है, ये भी याद रखिएगा आप। सबसे पहला जो आपातकाल लगा था वो 26 अक्टूबर 1962 को लगा था, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। फिर 3 दिसंबर 1971 को आपातकाल लागू हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और 25 जून
1975 को इंदिरा गांधी द्वारा सरकार द्वारा बनाए गए आंतरिक अशांति के लिए ये जिम्मेदार माना जाता है आपातकाल। और इसमें ये जो आपातकाल है ये 1977 तक लगभग 19 माह तक ये रहा था आपातकाल। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। लड़ाके मोर्चों पर लौटे रूस ने ली राहत की सांस। आपको पता होगा कि हथियारों से लैस वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने रूस के रोस्तोव शहर स्थित सैन्य मुख्यालय छोड़ दिया है और अब वे यूक्रेन के अपने पुराने ठिकानों पर लौट गए हैं। वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन को समझौते के अनुसार बेलारूस जाना है और प्रिगोजिन ने शनिवार रात ही रोस्तोव छोड़ दिया था, क्योंकि इस समय वहां पर कहा गया था कि जो ये राष्ट्रपति मुख्यालय की तरफ बढ़ रहे थे और मॉस्को से पुतिन को की पलायन करने की भी खबरें आ रही थी। 24 घंटे का जो घटनाक्रम था उसमें ये सब बातें सामने आ रही थी। और जो ये प्रिगोजिन हैं, वैगनर ग्रुप के प्रमुख हैं, ये कभी इनके व्लादिमीर पुतिन के रसोइया हुआ करते थे। बिना बहस के पास हो रहे हैं राज्यों के अधिकांश बिल। देखिए, राज्यों ने एक साल में लगभग 500 से ज़्यादा बिल पास किए हैं। 56% एक ही दिन में बिल पास कर दिए गए हैं। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की ये रिपोर्ट है जिसके अनुसार ये सब बातें सामने आई हैं। बिहार, गुजरात, पंजाब और बंगाल ने 2022 में सभी बिल पेश होने के दिन ही पास कर दिए हैं। और बिना समुचित बहस के विधानसभाओं में जिस तरीके से बिल पास किए जा रहे हैं वो प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। राज्यों में चुनाव और विधानसभाओं के गठन का एक ही उद्देश्य होता है कि विधायी कामकाज हो, सदन में विधिवत चर्चा हो, साथ ही कानून पास हो, उन पर विवाद ना हो। 2022 में राज्यों के विधायी कामकाज को देखें तो साल भर में बजट सहित 500 से अधिक बिल पास किए गए हैं। इनमें 56% यानी 322 बिल पेश होने के दिन या उसके अगले दिन बिल पास कर दिए गए हैं, जबकि 2021 में यह आंकड़ा मात्र 44% था। बिहार, गुजरात, पंजाब और बंगाल समेत 9 राज्यों ने सभी बिल पेश होने के दिन ही उसे पास कर दिया था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। 30 जून को बेड़े में शामिल होंगे 200 ई बसें। दिल्ली सरकार में 30 जून को 200 इलेक्ट्रिक बसें और शामिल हो जाएंगी और इन सभी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरी झंडी दिखाएंगे। जब ये 300 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो जाएंगी तो टोटल बसों की संख्या हो जाएगी 500। अगर हम फीडर सेवा की भी बसों को जोड़ लें जो 100 इलेक्ट्रिक बसें हैं तो कुल आंकड़ा हो जाएगा 600। योजना के तहत इस साल दिसंबर तक 1300 और बसों को सड़क पर उतारने की तैयारी है। कुछ दिन पहले ही इलेक्ट्रिक बस निर्माता कंपनी PMI इलेक्ट्रो को दिल्ली सरकार ने 2026 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने का ऑर्डर दिया है। इसके तहत PMI इलेक्ट्रो दिसंबर 2025 तक 9 मीटर वाली लंबाई की 1456 बसें और 12 मीटर लंबाई वाली 570 बसें उपलब्ध कराएगी। नई वातानुकूलित लोअर इलेक्ट्रिक बसों में GPS सिस्टम होगा, पैनिक बटन होगा, CCTV कैमरे लगे होंगे, लाइव ट्रैकिंग की सुविधा होगी, जिसमें महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित और दिव्यांगों के अनुकूल इसमें सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। CUTE देने वाले कोई भी छात्र DU में प्रवेश के लिए कर सकते हैं आवेदन। देखिए, सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी कि CUET में जिन छात्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय को विकल्प के तौर पर नहीं चुना है वे अब भी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के पात्र हो सकते हैं, बशर्ते वे CUET में बैठे हों। DU के CSAS पोर्टल पर जाकर छात्र पंजीकरण करा सकते हैं। सभी छात्रों के लिए यह विकल्प खुला है। स्नातक में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की प्रक्रिया 14 जून से शुरू हो चुकी है। पहले चरण में छात्रों को अपनी व्यक्तिगत जानकारियां देकर पंजीकरण कराना है। दूसरे चरण में छात्र कॉलेज और कोर्स के विकल्प को चुन सकेंगे। एक भी अमृत सरोवर नहीं हुआ है तैयार, कैसे सहेजेंगे बूंद बूंद। देखिए, भारत सरकार की जो अमृत सरोवर योजना है वो 2.0 पर पहुंच गई है, यानी कि दूसरा पार्ट इसका स्टार्ट हो गया है। इसमें बरसात के पानी को संरक्षित करने के लिए छोटे तालाब बनाए जाते हैं जिसे अमृत सरोवर बोला जाता है। उसके चारों ओर इंटरलॉकिंग वाली
पत्थरे लगते हैं और पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। यानी कि ये एक तरीके से घूमने फिरने का भी एक साधन बन जाएगा और इससे जो वर्षा का पानी है उसको भी सहेजा जाएगा। लेकिन राजधानी में ऐसे 21 अमृत सरोवर बनने हैं जिसमें से सिर्फ अभी तक 6% ही कार्य हुआ, यानी 50% से भी कम कार्य हुआ है। 6 अमृत सरोवर ही बन पाए हैं और कुछ का काम अभी 20 से 30% ही हुआ है। केंद्र सरकार ने इस अमृत सरोवर के निर्माण के लिए 47.66 करोड़ रुपए का फंड भी मंजूर किया था, लेकिन पर्याप्त फंड के बाद भी निगम अभी तक कार्य को पूरा नहीं कर पाया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की मोदी को मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने रविवार को देश के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है। वर्ष 1915 में शुरू किया गया था ये, जो राजकुमारों और उपराष्ट्रपतियों को दिया जाता है। उन्होंने मिस्र या मानवता की अमूल्य सेवा जिसने की हो उनको ये पुरस्कार दिया जाता था। यह प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न देशों द्वारा दिया गया 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द नील शुद्ध सोने से बना होता है। इसमें वर्गाकार सोने की 3 इकाइयाँ शामिल होती हैं। इनमें मिस्र पर शासन करने वाले बादशाह फराओ के प्रतीक शामिल हैं। पहली इकाई को बुराइयों से बचाने का विचार पेश करती है, दूसरी इकाई नील नदी द्वारा लाई गई समृद्धि एवं खुशी का प्रतीक है और तीसरी इकाई धन एवं सहनशीलता को प्रदर्शित करता है। ये तीनों इकाइयाँ एक दूसरे से सोने के बने गोलाकार फूलों से जुड़ी होती हैं, जिसमें फिरोजा और रूबी रत्न जड़े होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को किस किस देश से सर्वोच्च पुरस्कार मिला है उसकी लिस्ट दी गई है। आप देख सकते हैं, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पाओ गणराज्य, भूटान, अमेरिका, बहरीन, मालदीव, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, फ़लस्तीन, अफगानिस्तान, सऊदी अरब। नेक्स्ट न्यूज़ है, अमेरिका से ड्रोन सौदे की अंतिम कीमत तय करना बाकी है। देखिए, भारत को अभी अमेरिका से जो ड्रोन 31 MQ-9B खरीदना है, उसकी कीमत को लेकर अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है। भारत ये अभी जानने के लिए उत्सुक है कि जो अमेरिका ने ये विमान दिए हैं, ड्रोन दिए हैं दूसरे देशों को, उन्हें किस कीमत पर दिया है, भारत को इसमें कितनी सहूलियत दी जा रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। मोदी की यात्रा भारत अमेरिका संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं एरिक गॉर्सटी, उन्होंने कहा है कि जो ये मोदी की यात्रा रही, राजकीय यात्रा, वो भारत और अमेरिका के संबंधों को नया आयाम देंगे। इसमें द्विपक्षीय और रक्षा समझौतों को जिस तरीके से सुचारू रूप से किया गया है, हस्ताक्षर किए गए हैं, जारी किया गया है, वो आने वाले समय में दोनों देशों के लिए अच्छे संकेत हैं। ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका ने 6 मुस्लिम देशों पर की बमबारी। सीतारमण, देखिए, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत में जो मुस्लिम हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। उसके जवाब में जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने बोला है कि ये वो बात कह रहे हैं जिन्होंने खुद राष्ट्रपति रहते हुए 6 मुस्लिम कंट्री पर बमबारी करी थी, जिसमें 26,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 13 राष्ट्रों का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, उसमें 6 ऐसे देश हैं जो मुस्लिम देश हैं। तो बराक ओबामा से हमें, यानी कि भारत को, इस प्रकार की किसी भी नैतिकता के पाठ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अदालत से लंबित मामलों का बोझ कम करने की ज़रूरत। मेघवाल, देखिए, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पुराने और बेकार हो चुके कानून को हटाने का आह्वान करते हुए कहा है कि जटिल कानूनों का सरलीकरण किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अदालतों को लंबित मामलों के बोझ से राहत देने के लिए ऐसा करना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कानून मंत्रालय के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि सभी नागरिकों की न्याय तक न्यायोचित पहुंच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून मंत्रालय जटिल न्यायिक मुद्दों पर सरकार को अपनी सलाह देता है। यह विभाग विभिन्न मंत्रालयों के लिए बिलों के मसौदा तैयार करता है और नीतिगत दस्तावेजों और अध्यादेशों को तैयार करता है।
नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि लिव इन नहीं, पारंपरिक विवाह के पक्ष में है कानून। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ पीठ के लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे मुस्लिम युवक एवं युवती को यह टिप्पणी करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि कानून पारंपरिक रूप से विवाह के पक्ष में है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों में से ही ऐसे रिश्तों को बढ़ावा देने की कोई मंशा नहीं है। आदेश ने जो पिटिशनर थे किरण रावत और मोहम्मद रिजवान की याचिका को खारिज करते हुए ये बात बोली है। याचिका में कहा गया है कि ये क्रमशः 29 और 30 वर्ष के हैं, लेकिन एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बालिग भी हैं, लेकिन पारंपरिक तरीके को देखते हुए इस तरीके की अनुमति देना सही नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि 2000 के 2/3 से ज़्यादा नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौजूदा 2000 रुपये के नोट वापस लेने के फैसले के एक महीने के भीतर 2/3 यानी कि 2.41 लाख करोड़ रुपए से अधिक से ज़्यादा के नोट बैंक में वापस आ चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2000 रुपये के नोट वापस लेने का अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। केंद्रीय बैंक ने 19 मई को अचानक से 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला किया था। आरबीआई ने लोगों से बैंक जाकर 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट अपने खातों में जमा कराने या दूसरे मूल्य के नोट से बदलने को कहा है। मूल्य के हिसाब से मार्च 2023 में कुल 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट प्रचलन में थे। अमेरिका में फिर चमकेगा भारतीय स्टील। 4 साल बाद फिर से अमेरिकी बाजार में भारतीय स्टील और एल्युमिनियम चमकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की अमेरिकी यात्रा के दौरान वहां की सरकार ने भारतीय स्टील और एल्युमिनियम पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को समाप्त करने का फैसला लिया है। इस फैसले से अब अमेरिकी बाजार में भारतीय स्टील और एल्युमिनियम पहले की तुलना में सस्ते होंगे, जिससे उनकी मांग बढ़ेगी। बजटीय पूंजीकरण खर्च में बिहार कर्नाटक सबसे 4 राज्य अव्वल समेत 4 राज्य अव्वल। बीते वित्त वर्ष यानी कि 2022-23 में ज़्यादातर बड़े राज्य पूंजीगत व्यय में अपने लक्ष्य से बड़े अंतर से पिछड़ गए हैं। एक विश्लेषण के अनुसार 2022-23 में कुल पूंजीगत व्यय 7.4 लाख करोड़ रुपए आंका गया था, लेकिन वास्तव में इसके मुकाबले सिर्फ 76.2% या 5.71 लाख करोड़ रुपए ही खर्च हो सके हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अर्थशास्त्रियों की ओर से कराए गए विश्लेषण के अनुसार सिर्फ 4 राज्य बिहार, कर्नाटक, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का पूंजीगत खर्च उनके लक्ष्य से ज़्यादा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है पाकिस्तान की संसद ने, यह अंतर्राष्ट्रीय पेज है, पाकिस्तान की संसद ने दी संशोधित बजट को मंजूरी। पाकिस्तान की संसद ने रविवार को 2023-24 के लिए संशोधित बजट को मंजूरी दे दी है। बेलआउट कोर्स जारी कराने के प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें पूरी करने के लिए पाकिस्तान ने बजट संशोधित किया है। आईएमएफ ने मध्य जून में शुरुआती बजट पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह ज़्यादा प्रगतिशील तरीके से कर आधार व्यापक बनाने का अवसर चूक गया है। चलिए, तो ये आज का यानी कि 26 जून 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।